हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो AATC का एग्जाम आपको कुछ ही महीनों में देखने को मिल सकता है। AATC के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमारे चैनल पे चल रही है। ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। और हमारा सजेशन है कि आप कभी भी नोटिफिकेशन आने का वेट नहीं करिए, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। आप अभी से ही ATC की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल पिछले बार काफ़ी अच्छा था। तो इस बार भी हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल अच्छा हो, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। सिर्फ फार्मूला अगर आप याद करके चले जाएंगे तो आपका AATC का एग्जाम नहीं निकल सकता है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सीरीज आप फॉलो करिए। ये सीरीज हमारी एग्जाम तक चलती रहेगी। अगर आपने ये सीरीज फॉलो कर लिया तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। इसके अलावा AATC 2023 नाम से हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको इस वीडियो को किस तरीके से देखना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप 1-2 मिनट उस पर सोचिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि AATC के एग्जाम में टाइम काफ़ी रहता है। टाइम की कमी नहीं होती है, जो कि अदर जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें टाइम की कमी होती है। इसमें आपके पास टाइम मिलता है तो आप थोड़ा सोचिए, उसके बाद अगर आपको सोल्यूशन नहीं आता है फिर देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ f and g आर कंटिन्यूअस फंक्शन इन 0 to 1 satisfying fx equal to f of a minus x and gx plus g a minus x equal to a, then 0 to a fx gx dx की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए, डिफिनिट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि 0 to a fx dx है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to a f of a minus x इंटू डी एक्स। तो ये दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम ही होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 0 से a एफ एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स, इसको मैं इस प्रॉपर्टी को लगा देती हूँ। 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स जी ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स। और जी ऑफ ए माइनस एक्स, यहाँ से अगर जी ऑफ ए माइनस एक्स निकाल लें तो आएगा जी ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू ए माइनस जी ऑफ एक्स। मैं इसको लिख सकती हूँ ए माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये मेरा आ गया 0 to a एफ एक्स ए माइनस 0 to a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। इस साइड भी था 0 to a एफ एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारा इंटीग्रेशन है। ये अगर आई है तो ये भी आई है, और इस साइड आ जाएगा, मतलब 2i हो गया हमारा। 0 to a एफ एक्स डी एक्स। हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई a/2। कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लेट b इक्वल टू 4i प्लस 3j। b दिया हुआ है हमारा 4i प्लस 3j and c be the two vectors perpendicular to each other in the xy plane। मतलब b और c दो वेक्टर हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं और दोनों xy प्लेन में हैं। मतलब कि b डॉट c हमारा 0 होगा, क्योंकि जब परपेंडिकुलर होता है तो उन दोनों के बीच का एंगल 90 होता है, और b डॉट c होती है BC cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। c वेक्टर हम एज्यूम कर लेते हैं xi प्लस yj, क्योंकि xy प्लेन में है तो z कंपोनेंट नहीं होगा, z कंपोनेंट 0 होगा। वेक्टर इन द सेम प्लेन, कोई वेक्टर है r वेक्टर
हैविंग प्रोजेक्शन 1 and 2 along B and C रिस्पेक्टिवली। देखिए R वेक्टर है जिसका प्रोजेक्शन 1 है along B। along B प्रोजेक्शन निकालना हो तो वो होता है R डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ B। ये कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी अदर वेक्टर के अलोंग निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है R डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ B। ये दिया हुआ है हमारा 1। इस तरीके से जो वेक्टर R है उसका प्रोजेक्शन 2 है अलोंग C वेक्टर। यहाँ से आ जाएगा R डॉट C अपॉन मॉड ऑफ C इक्वल टू 2। अब हमें ये 2-3 इक्वेशन को सॉल्व करके हमें वेक्टर R निकालना है। वेक्टर R क्या होगा हमारा? वेक्टर इन द सेम प्लेन, मतलब सेम प्लेन B और C के सेम प्लेन में है। तो जब सेम प्लेन में हमें वेक्टर एज्यूम करना हो तो हमें वेक्टर एज्यूम करते हैं म्यू B प्लस लेमडा C। ये जो वेक्टर है वो B और C वेक्टर के सेम प्लेन में है। इस तरीके से वेक्टर को लिखा जाता है। हम सबसे पहले इस इक्वेशन को लेते हैं R डॉट B अपॉन मॉड ऑफ B इक्वल टू 1 म्यू B प्लस लेमडा C डॉट B इक्वल टू मॉड ऑफ B म्यू B डॉट B प्लस लेमडा C डॉट B इक्वल टू मॉड ऑफ B। म्यू ये हो गया B डॉट B मॉड ऑफ B और कॉस 0 होगा। दो सेम वेक्टर के बीच का एंगल 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। प्लस ये वैल्यू 0 हो गई क्योंकि B डॉट C 0 है। B डॉट C करो या C डॉट B करो बात सेम ही होता है। इक्वल टू मॉड ऑफ B। एक मॉड से एक मॉड कैंसिल हो गया। म्यू इक्वल टू 1 बाई मॉड ऑफ B और B हमारा गिवन है। तो B का अगर मॉडुलस निकालें तो आएगा 4 का स्क्वायर 16 5 आ गया हमारा B का मॉडुलस। तो म्यू की वैल्यू आ गई 1/5। फिर हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। R है हमारा म्यू B प्लस लेमडा C डॉट C अपॉन 2 मॉड ऑफ C म्यू B डॉट C प्लस लेमडा C डॉट C इक्वल टू 2 मॉड ऑफ C। ये हमारा 0 हो गया क्योंकि B डॉट C 0 दिया हुआ है। लेमडा मॉड ऑफ C और दो सेम वेक्टर के बीच का एंगल 0 होता है तो cos 0 1 हो जाएगी। 2 मॉड ऑफ C। लेमडा आ गया हमारा 2 अपॉन मॉड ऑफ C। मैं B डॉट C इक्वल टू 0 तो सॉल्व करूँ। B है हमारा 4i प्लस 3j और C है xi प्लस yj। ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 4x/3। मैं C वेक्टर को लिख सकती हूँ xi माइनस 4x/3j। लेमडा आ गया हमारा 2 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16x²/9 2 अपॉन रूट ऑफ 9 प्लस 16 25x² अपॉन 9। लेमडा आ गया हमारा 2 अपॉन 9 का रूट हो जाएगा 3 5x तो 6/5x हमारा लेमडा आ गया। तो यहाँ से लेमडा x आ गया हमारा 6/5। अब मैं लिखती हूँ R वेक्टर है हमारा म्यू B प्लस लेमडा C। म्यू है 1/5। B वेक्टर 4i प्लस 3j प्लस लेमडा। C वेक्टर है हमारा xi माइनस 4x/3j। ये हो गया हमारा 1/5। I कंपोनेंट को एक साथ लिख ले
4/5 प्लस लेमडा एक्स, जे कंपोनेंट हो 3/5 माइनस 4x λ/3। यहाँ से हमारा आ गया आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप 4/5, थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ, जगह नहीं। आर वेक्टर हो गया हमारा आई कैप टू 4/5 प्लस लेमडा एक्स हमारा है 6/5 प्लस जे कैप ब्रैकेट 3/5 माइनस 4/3 लेमडा एक्स है हमारा 6/5। आर वेक्टर हमारा आ गया आई टू 2, देखिए 6 और 4 10 होगा, 10 डिवाइडेड बाई 5 2i प्लस 5 इंटू 3 15 है, तो यहाँ से भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 24 प्लस जे कैप 9 माइनस 24 अपॉन 15। ये हमारा आ गया आई 2i माइनस जे, ये हमारा -15 आ जाएगा, -15 माइनस 1। करेक्ट आंसर है हमारा सेकंड। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि प्लेन में अगर कोई वेक्टर हो तो उसे किस तरीके से लिखा जाता है, अगर कोई परपेंडिकुलर वेक्टर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, प्रोजेक्शन लेना हो तो किस तरीके से लिखा जाता है। आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, an electron is moving around infinite linear positive charge in the orbit of 0.1 meter. If the linear charge density is 1 microcoulomb, velocity of electron will be। देखिए ये एक इन्फिनाइट पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड मूव कर रहा है, तो ये जो इन्फिनाइट पॉजिटिव चार्ज होगा वो जेड डायरेक्शन में होगा अगर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट XY प्लेन में है, इस तरीके से होगा। ये मैंने अगर y डायरेक्शन में दिखाया है तो ये XZ प्लेन में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा होगा, तो ये मैंने दिखाया इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट जो कि ये 0.1 मीटर का है। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो कि mv²/r होता है, और इस चार्ज पार्टिकल के कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है λ/2πε0 इंटू r। लेमडा है चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन0 एक कांस्टेंट वैल्यू है और r है डिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस पे फोर्स इक्वल होगा तो ही ये कांस्टेंट पाथ पे घूम सकता है, तो mv²/r हो जाएगा हमारा q इंटू ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फोर्स होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखना हो तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, यहाँ से आपको v की वैल्यू आ जाएगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। q λ/2πε0 इंटू r
mv² अपॉन r। देखिए अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो सेंटर से अपोजिट लगेगा, और ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तभी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम सकता है। आर से आर कैंसिल हो गई, v² इक्वल टू आ गया q लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन गया, इसकी वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁹9, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻9 और लेमडा दिया हुआ है 1 माइक्रोकुलम। माइक्रो मतलब 10⁻6 अपॉन m होता है 9.1 इंटू 10⁻31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आपको ये एग्जाम में नहीं दिया हुआ रहता है और इसका ओवरऑल रूट होगा। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 5.62 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। हमारा करेक्ट आंसर है 4। आपको इसको जरूर सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एम। एम एक मैट्रिक्स दी हुई है इस सच दैट एम इनवर्स भी दिया हुआ है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, देन एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है x + 2y + 3z = 5, 2x + 3y + 4z = 7, 3x + 4y + 6z = 11। अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो इसमें से हम 3 कॉमन निकाल सकते। m हो जाएगा 3 इंटू 1 2 3 2 3 4 3 4 और 6, जो कि x और yz के कोफिशिएंट से मिलकर बना हुआ मैट्रिक्स है। तो इसको हम A मैट्रिक्स बोल सकते हैं, 3 इंटू A मैट्रिक्स। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है x = A इनवर्स ऑफ B। हमें अगर k इंटू A का इनवर्स निकालना हो वो होता है 1/k इंटू A इनवर्स। ए इनवर्स की प्रॉपर्टीज होती है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ए मैट्रिक्स को k के साथ मल्टीप्लाई कीजिए फिर उसका इनवर्स निकालिए। दूसरे केस में आप पहले ही उसका इनवर्स निकाल लीजिए और उसको k के साथ डिवाइड कर दीजिए, दोनों केस में सेम ही वैल्यू आएगी। तो अगर मैं इसका इनवर्स निकालूं तो ये एम मैट्रिक्स है, एम मैट्रिक्स का इनवर्स दिया हुआ है, ये हमारा गिवन है। ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू 1/3, 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें इस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। मतलब 3 इंटू एम इनवर्स हमारा इस टाइप का मैट्रिक्स आएगा जो कि ए इनवर्स है। -2 0 1 0 3 -2 1 -2 और 1। और बी मैट्रिक्स है हमारा, बी मैट्रिक्स कांस्टेंट से बनता है 5 7 11 = एक्स वाई जेड। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसे फर्स्ट रो में लिखते हैं। सेकेंड रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे सेकेंड कॉलम में लिखते हैं। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे थर्ड रो में लिखते हैं। -2 इंटू 5 -10 + 0 + 11
ये हो गया 0, 7 इंटू 3 21 माइनस 22, ये हो गया 5 माइनस 14 प्लस 11 इक्वल टू XYZ। यहाँ से आ गया हमारा माइनस प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू XYZ। ये हमारा प्लस 2 आएगा, 11 और 5 प्लस 2 आएगा। x आ गया 1, y आ गया -1 और z आ गया +2। XYZ तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ओवरऑल आंसर -2 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी दैट शुड बी एडेड टू एन इलेक्ट्रॉन to reduce its de Broglie wavelength from 1 नैनोमीटर to 0.5 नैनोमीटर। देखिए, de Broglie wavelength की लेमडा की वैल्यू होती है h/√2m × e। जो E = hc/λ होता है वो इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, ये फोटोन के लिए वैल्यूड होता है। तो आपको इस इक्वेशन को लगाकर अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप गलत आंसर टिक कर देंगे, जो कि काफ़ी बच्चे ऐसा ही करते हैं। आपको इलेक्ट्रॉन के लिए इस इक्वेशन का यूज करना है। H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, M हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E एनर्जी है और लेमडा वेवलेंथ है। यहाँ से मैं लिख सकती हूँ, एक्चुअली सारे कुछ कांस्टेंट हैं तो 1/√E के प्रोपोर्शनल हो गया। लेमडा ई फर्स्ट केस में अपॉन 1/E1 फर्स्ट केस में, लेमडा ई सेकेंड केस में 1/E2 सेकेंड केस में। 2 बार हमने इक्वेशन लिखा, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट केस में है 1 नैनोमीटर अपॉन 0.5 नैनोमीटर हो जाएगा पहली बाई दूसरी। यहाँ से आ गया हमारा 2, आ गया E2/E1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, क्योंकि अगर हम रूट इधर है तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। आ गया 4, तो E2 हो गया 4E1। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स द इनिशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स इज नॉट एडवांटेज। देखिए, हम n सेल्स लगाकर करंट निकालते हैं और सेल को हमें सीरीज में लगाना है। जब n सेल सीरीज में लगे होते हैं तो E इक्विवेलेंट होता है Ne और R इक्विवेलेंट होता है R + NR, क्योंकि जो इंटरनल रेसिस्टेंस वो n नंबर्स होंगे और वो सारे सीरीज में हैं, तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है n × R। अगर मैं करंट निकालूं तो होगा Ne/R + NR। अगर R बहुत ही छोटा है NR से तो हो जाएगा Ne/R को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, NR + R को हम लिख सकते हैं NR। तो ये हो गया हमारा E/R। मतलब हमने n सेल लगाया तो करंट हमारा E/R आया। अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत ही छोटा है, जो हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस है उसके कॉम्बिनेशन से। अगर दूसरा केस लेते हैं, जब हमारा R बड़ा है NR से, तो इस केस में हम R + NR को लिख सकती हूँ R। ये हो जाएगा INE/R। मतलब ये हो गया n टाइम्स हमारा करंट, जो कि एक सेल लगाने से E/R आता है। अगर R बड़ा है, मतलब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बड़ा है NR से, तो हमारा n टाइम्स करंट बढ़ जाएगा। तो इस केस में हमें कोई एडवांटेज नहीं मिल रही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हेन द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस। हमारा करेक्ट आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए वोल्टेज सोर्स V इज चार्ज। एक कैपेसिटर है, तो वोल्टेज सोर्स से चार्ज किया गया,
एंड देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। तो एक बार चार्ज हो गया, उस वक्त सपोज Q चार्ज हो गया। इफ डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द पैरेलल प्लेट, देन देखिए बाद में उसको डिसकनेक्ट कर दिया गया तो चार्ज तो कांस्टेंट होगा, तो जिसमें चार्ज डिक्रीज इंक्रीज दिया हुआ है वो तो गलत है, तो बी भी गलत है और डी भी गलत है। कैपेसिटेंस बिना डाइलेक्ट्रिक के, स्टार्टिंग में उसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, बाद में कोई डाइलेक्ट्रिक है जिसको के मान लेते हैं, तो स्टार्टिंग का कैपेसिटेंस होगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जहाँ ए एरिया है प्लेट का, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी और डी है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अगर जब हम के डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं तो सी हो जाता है के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, मतलब कि कैपेसिटेंस तो इंक्रीज होगा, इसमें भी इंक्रीज है, तो हमारा करेक्ट आंसर है फर्स्ट, क्योंकि इसमें इंक्रीज है और इसमें डिक्रीज है, हमें वोल्टेज चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर मैच कर गया। लेकिन हम चेक कर लेते हैं, Q इक्वल टू हमारा सी भी होता है V इक्वल टू क्यू बाई सी। जब हमारा C इंक्रीज कर गया मतलब वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज होगा, करेक्ट आंसर हो जाए कैपेसिटेंस इंक्रीजेज एंड वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो ही काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एन इंडक्टर क्वाइल स्टोर 64 जूल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी and dissipate energy at the rate of 640 watt when a current of 8 ampere is passed through it. If this coil is joined across an ideal battery, find the time constant of the circuit in the second. देखिए टाइम कांस्टेंट होता है L बाई आर, तो हमें L निकालना है और R निकालना है। देखिए इंडक्टर स्टोर कर रहा है 64 जूल ऑफ एनर्जी। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है हाफ LI स्क्वायर। करंट दिया हुआ है हमारा 8 एम्पियर, यहाँ से L आ जाएगा हाफ L 8 इंटू 8 इक्वल टू 64, L आ गया 2 हेनरी, L आ गया। अब हमें R निकालना है। एंड डिसिपेट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 640 वॉट। पावर होता है I स्क्वायर R, ये दिया हुआ है 640, I है 8 इंटू 8 इंटू R, मतलब रेसिस्टेंस आ गया 10 ओम, तो टाइम कांस्टेंट हो जाएगा 2 बाई 10 मीन्स 0.2। करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फ्लोइंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x। एक रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है, उसका हमें वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस ऑफ x होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल का स्क्वायर। आपको सबसे पहले x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x का एक टेबल बनाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। x की वैल्यू क्या क्या है, 0 और 1 है, अदरवाइज पे तो ये 0 है तो उसे लेने की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू 0 और 1, 0 पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x q 0.4 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0.4 हो जाएगा, और 1 पे 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6। अब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए आपको x को स्क्वायर करना है और उसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। 0 का स्क्वायर इंटू 0.4 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 0.6, ये आ गया हमारा 0.6। एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालने के लिए आपको x को स्क्वायर नहीं करना है, डायरेक्ट x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x को मल्टीप्लाई कर देना है। 0 इंटू 0.4 प्लस 1 इंटू 0.6, 0.6। अब हम वेरिएंस निकालेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आया हमारा 0.6 और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आया 0.6, इसका होल स्क्वायर करेंगे। 0.6 माइनस 0.36 तो माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.24। करेक्ट आंसर है फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन नॉट एक्सीड 1। देखिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो मतलब ये तो सही है। द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज NP/Q। वेरिएंस की फॉर्मूला होता है N इंटू P इंटू Q, जहाँ P होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और Q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो ये भी करेक्ट है। बर्नौली एक्सपेरिमेंट इज अप्लीकेबल ओनली टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। देखिए कैसे, क्योंकि जब हम मान लीजिए एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड आने का इवेंट अलग है और टेल आने का इवेंट अलग है, तो मतलब बर्नौली एक्सपेरिमेंट सिर्फ इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ही अप्लीकेबल होती है। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हैं। Bernoulli trial is an experiment with only two possible outcomes that have positive probabilities P and Q such that P plus Q equal to 1। नेक्स्ट है हमारा वेरिएंस होता है NP/Q। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को अभी सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।